बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए सेकंड पेपर का हल पेश कर रहे हैं। ठीक है, पाश्चात्य युद्ध कला सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र, वो है बैक पेपर 2019 का। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्न आया है, पहला प्रश्न है बर्फाए की संधि कब हुई। बच्चों, बर्फाए की संधि जो हुई थी वो हुई थी 28 जून 1919 को। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दोषी मानते हुए जर्मनी के ऊपर संपूर्ण युद्ध का संपूर्ण भार लादा गया और उसको इस तरह उसको दबाने का प्रयास किया गया कि आने वाले समय में जर्मनी कभी युद्ध की कल्पना भी ना कर सके, अगला कोई युद्ध लड़ने की बात छोड़िए, अगले युद्ध के बारे में सोच भी ना सके। इस तरह जर्मनी के ऊपर हर्जाना लादा गया। तो विकल्प सी आपका इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है सामुद्रिक शक्ति का सिद्धांत किस सैन्य विचारक ने प्रतिपादित किया। सामुद्रिक शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले इकलौते विचारक एटी महान है जो अमेरिका के हैं। सामुद्रिक शक्ति का इकलौता विचारक, अकेला विचारक संपूर्ण विश्व में केवल एक ही है, वो है महान, जो कि कहाँ के हैं, अमेरिका के। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 तक चला। विकल्प बी आपका सही होगा। चौथा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने की तिथि क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने की तिथि थी सितंबर 1939 और 20 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला था, यानी 39 से। विकल्प सी आपका सही होगा। कुछ कंफ्यूज स्थिति है, हो सकता है डेट में थोड़ा सा अंतर हो, ये हो सकता है। फिलहाल सी विकल्प आपका सही है। पांचवा प्रश्न है हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था। तो हिरोशिमा शहर पर वो जो बम गिराया गया था वो था लिटिल बॉय, जो कि 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। छठवां नंबर है निम्नलिखित कौन आर्मामेंट एंड हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक है। तो आर्मामेंट एंड हिस्ट्री के लेखक हैं JFC फुलर। सातवां प्रश्न है फ्लैंक्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी। फ्लैंक्स की सबसे छोटी इकाई होती थी फाइल और इसमें सैनिकों की संख्या होती थी 16। विकल्प सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है एक मानक यूनानी फ्लैंक्स में सैनिकों की संख्या क्या होती थी। यूनानी फ्लैंक्स में सैनिकों की संख्या होती थी 16,384। विकल्प बी आपका सही होगा। फ्लैंक्स का मुख्य हथियार क्या था। फ्लैंक्स का मुख्य हथियार था फरीसा, एक प्रकार से 21 फीट लंबा भाला होता था। ठीक है, जो यूनानी सैनिक, जो फ्लैंक्स के सैनिक प्रयोग करते थे। इसकी फरीसा की लंबाई होती थी 21 फीट। 10वां नंबर है विभक्त होकर चलो और संयुक्त होकर लड़ो। ये सिद्धांत किसका है। हाँ बच्चों, ये सिद्धांत जो है सिकंदर महान ने प्रारंभ किया। शुरुआत में सिकंदर महान ने प्रारंभ किया और बाद में इसी सिद्धांत का पालन नेपोलियन भी करने लगा था। ठीक, अब विकल्प में हमारे दोनों हैं, इसलिए हम पहले उसका नाम लेंगे जिसने इसकी शुरुआत की। तो शुरुआत वही करेगा जो पहले, जिसका समय पहले रहा होगा। तो सिकंदर महान का समय था वो 325-26 ईसा पूर्व, तो मान के चलते हैं 3 ईसा पूर्व में है। और नेपोलियन जो है ईस्वी में है। तो इसका हम जन्मदाता, इसका हम सिद्धांतकार, हम लोग वरीयता देंगे सिकंदर महान को। तो विकल्प ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है रोमन लीजन में कुल कितने सैनिक होते थे। तो रोमन लीजन जो कि रोम की सैन्य इकाई थी, सैन्य संगठन को लीजन कहा जाता था, तो इसमें कुल 4200 पैदल सैनिक होते थे। विकल्प बी आपका सही होगा। रोमन लीजन के सैनिकों को किस आधार पर भर्ती किया गया था। तो रोमन लीजन के सैनिकों को जो वर्गीकृत किया गया था वो आयु या उम्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो विकल्प सी आपका सही होगा। कैने का संग्राम कब लड़ा गया। कैने का संग्राम 216 ईसा पूर्व लड़ा गया था। विकल्प बी आपका सही होगा। 14 नंबर है सूरमा और अंधकार युग का संबंध है। सूरमा और अंधकार युग ये सौर युग से संबंधित है। विकल्प सी आपका सही होगा। 15 नंबर हेस्टिंग्स का संग्राम किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। तो हेस्टिंग का संग्राम जो लड़ा गया था वो दोनों देश हैं, इंग्लैंड और फ्रांस। और दोनों ही सेनाएं ये थी, इंग्लैंड की सेना और फ्रांस की सेना, दोनों सेनाएं थी कवच युक्त सेनाएं थी। अंतर क्या था
कि ये जो है इंग्लैंड की सेना ये कवच युक्त पैदल सेना थी, जबकि फ्रांस की सेना कवच युक्त घुड़सवार सेना थी। और यह युद्ध जो कि 1066 ईस्वी में लड़ा गया था, इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना को फ्रांस की सेनाओं ने बुरी तरह से पराजित किया था। तो हेस्टिंग के संग्राम जो कि कवचित सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस की विजय हुई थी। तो विकल्प सी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रेफी का संग्राम कब लड़ा गया? क्रेफी का संग्राम लड़ा गया था 1346 ईस्वी में। यह संग्राम उन्हीं अंग्रेजों और जो है फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अंतर क्या था? बिल्कुल हेस्टिंग जैसी स्थिति थी। हेस्टिंग के संग्राम में अंग्रेजों की सेना जो थी वो कवच युक्त पैदल सेना थी, लेकिन क्रेफी के संग्राम में अंग्रेजों की सेना जो थी वो कवच विहीन, वो भी पैदल सेना थी। और फ्रांसीसियों की सेना वो उसी प्रकार थी, कवच युक्त घुड़सवारों की सेना थी। इस युद्ध में कवचहीन पैदल सेनाओं ने कवच युक्त घुड़सवारों को पराजित किया था। तो इसमें फ्रांस की सेना पराजित हुई थी और अंग्रेजों की सेना विजयी हुई थी। और विजय का कारण था उनका लंबा धनुष, जिसकी लंबाई 6 फीट होती थी, जिससे 3 फीट लंबे तीर छोड़े जाते थे। और ये 6 फीट लंबा धनुष एल्म की लकड़ी का बना होता था। चलिए फिलहाल 16 नंबर में सी विकल्प आपका सही होगा। 17 नंबर, लंबे धनुष का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? लंबे धनुष का प्रयोग क्रेफी के संग्राम में अंग्रेजों की सेना द्वारा किया गया था। इसी लंबे धनुष की हम लोग बात कर रहे थे, जो कि एल्म की लकड़ी का बना होता था और 6 फीट लंबा होता था। चलिए 18 नंबर है, उत्तर का शेर किसे कहा जाता है? तो उत्तर का शेर कहा जाता था गुस्तावस एडोल्फस को, जो कि स्वीडन का राजा था। 19 नंबर, किस सैन्य विचारक को आधुनिक सेना का पिता कहा जाता है? तो आधुनिक सेना का पिता कहा जाता है गुस्तावस एडोल्फस को। तो वो है विकल्प डी आपका सही होगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से रणक्षेत्रीय तोपखाने का जनक माना जाता है? रणक्षेत्रीय तोपखाने का जनक था गुस्तावस एडोल्फस। विकल्प बी आपका सही होगा। 21 नंबर, लाइन तथा कॉलम फार्मर की ये भिड़ंत युद्ध और भिड़ंत युद्ध की फार्मर की ये किससे संबंधित है? तो ये नेपोलियन से संबंधित है। नेपोलियन युद्ध में लाइन और कॉलम फार्मर की दोनों का प्रयोग करता था, जिसमें लाइन फार्मर की का प्रयोग फायर शक्ति को तेज करने के लिए और कॉलम फार्मर की का प्रयोग जो है भिड़ंत युद्ध या फिर मुठभेड़ की लड़ाई के लिए प्रयोग करता था। तो विकल्प डी आपका सही होगा। 22 नंबर, निम्नलिखित युद्ध कर में से किसने हमला करो और भागो या मारो और भागो? तो ये संबंधित होता है गुरिल्ला युद्ध कर में या छापामार युद्ध कर में। विकल्प सी आपका सही होगा। 23 नंबर है, यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए। यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए, ये कथन है लिटिल हार्ट का। बच्चों लेकिन याद रखिए, लिटिल हार्ट का ये कथन भी महत्वपूर्ण है कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। दोनों कथन लिटिल हार्ट के ही हैं, ठीक, दोनों ही कथन लिटिल हार्ट के हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए, यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो विकल्प सी आपका इसमें सही होगा। 24 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाइयों से उत्पन्न गतिरोध किसकी सहायता से समाप्त किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो खाइयों की गतिरोध को, खाइयों आधुनिक राइफलों तोपों से आया जो गतिरोध था उसको समाप्त किया टैंकों ने। टैंकों ने समाप्त किया। और टैंक निर्माण के बारे में सबसे पहले जिसके दिमाग में ये विचार आई थी वो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ठीक। अगला नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल है 1914 से 18। विकल्प बी आपका सही होगा। 26 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विषैली गैसों का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वाइपर्स के युद्ध में जर्मनी द्वारा विषैली गैसों का प्रयोग किया गया, वो भी अधिकतम क्लोरीन गैस का प्रयोग किया गया था। और युद्ध है वाइपर्स का युद्ध 1915, इसमें जो है जर्मनी ने प्रयोग किया था। विकल्प सी आपका सही होगा। 27 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में से एक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में से एक है उग्र राष्ट्रीयता। विकल्प ए आपका सही होगा। अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए तो तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का यही था, बोस्निया की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की सपत्नी हत्या। 28 नंबर है,
प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था बच्चों 28 जून 1914 को बोस्निया के राजकुमार की हत्या। हालांकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी, लेकिन अब क्या सही है? फिलहाल डी विकल्प आपका सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में। 14 में प्रारंभ हुआ और 18 में समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1939 में। तो विकल्प डी आपका सही होगा। वायु युद्ध कला का प्रतिपादन किस सैन्य विचारक ने किया? तो वायु युद्ध कला के विचारकों में प्रमुख उल्लेखीय और प्रसिद्ध नाम है जनरल डूहेट को। जनरल गाइलो डूहेट का नाम प्रसिद्ध है। कमांड ऑफ एयर, नभ प्रभुत्व, ये सिद्धांत भी और ये पुस्तक भी जनरल डूहेट की ही लिखी हुई है। तो विकल्प सी आपका इसमें सही होगा। आगे 32 नंबर है, युद्ध को त्रिदिशात्मक किसने बनाया? त्रिदिशात्मक का मतलब होता है तीसरी दिशा किसने दी? जल और थल पर युद्ध तो पहले ही हो रहे थे। थल पर युद्ध, थल सेना, टॉवर, तोप, टैंक ये सब लड़ रहे थे। जल पर युद्ध पोतों और बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा युद्ध होना प्रारंभ हुआ। तीसरी दिशा आसमान को जिसने युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित किया वो है वायुयान या विमान। तो युद्ध को त्रिदिशात्मक बनाया विमानों ने। विकल्प डी आपका सही होगा। और विमानों कब बनाए गए? 1903 में अमेरिका के राइट बंधुओं ने विमान का निर्माण किया था। 33 नंबर, विमान वाहक पोतों और पनडुब्बियों का किससे संबंध है? विमान वाहक पोत और पनडुब्बियां ये जल में चलती हैं, तो ये जो संबंधित है ये है समुद्री युद्ध कला से। विकल्प सी आपका सही होगा। 34 नंबर, हिटलर तानाशाह था। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ने में अधूरी राष्ट्रों का हेड भी था, नाजीवाद का जनक भी था, मेन कम्फ पुस्तक का लेखक भी था। चलिए 35 नंबर है, परमाणु बम का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? परमाणु बम का प्रथम परीक्षण हुआ था 16 जुलाई 1945 में। अमेरिका ने किया था। मैक्सिको की धरती पर अल्मोराडो नामक स्थान पर प्रथम परीक्षण, जिसका नाम था ट्रिनिटी, अमेरिका ने ओपेनहाइमर की अध्यक्षता में मैनहट्टन परियोजना के तहत इस प्रक्रिया को अंजाम दिया था। तो ये प्रथम परीक्षण हुआ था 16 जुलाई 1945 को। विकल्प सी आपका सही होगा। और युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किस देश ने किया? तो युद्ध में सर्वप्रथम परमाणु बम का प्रयोग जो करने वाला है, सर्वप्रथम क्या, एक ही बार प्रयोग हुआ है अभी तक 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय में 2 स्थानों पर प्रयोग हुआ और प्रयोग करने वाला है अमेरिका। विकल्प ए आपका सही होगा। किस देश पर प्रयोग हुआ है? जापान पे प्रयोग हुआ है। और किन शहरों पे प्रयोग हुआ है? हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे प्रयोग हुआ है। तो वो विकल्प इसमें ए आपका सही होगा कि अमेरिका ने प्रयोग किया है। 35 नंबर, रेडियोधर्मी प्रभाव संबंधित है। रेडियोधर्मी जो प्रभाव संबंधित है वो अणुबम के प्रभाव हैं, जो कि काफ़ी दिनों तक रहते हैं। अवशेष नाभिकीय विकिरण के रूप में जो सैकड़ों वर्षों तक रहते हैं, उसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव आने वाले कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। V1 V2 ये सब जर्मनी के उड़न बम है। मशीन गन 1884 में बनाई गई। तो रेडियोधर्मी प्रभाव ये विकल्प बी आपका सही होगा। परमाणु बम का प्रयोग युद्ध में किन 2 शहरों पर किया गया? सब लोग जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। 39 नंबर, भारत में कब और कहां अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर पहला परीक्षण किया था। विकल्प ए आपका सही होगा। पहले परीक्षण का नाम इसने रखा बुद्ध मुस्कुराए या स्माइल्ड बुद्धा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। विकल्प ए आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 संबंधित किससे है? दुनिया जानती है 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। दोनों जापान के प्रमुख नगर हैं। अमेरिका ने इन दोनों को बर्बाद कर दिया। 41 नंबर, प्रचार और अफवाह निम्नलिखित में से किससे संबंध है? प्रचार और अफवाह ये जो है मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म के प्रमुख हथियार हैं। प्रचार, अफवाह और मस्तिष्क परिवर्तन या बुद्धि प्रक्षालन
बुद्धि परिवर्तन या मस्तिष्क प्रक्षालन। तो विकल्प डी आपका सही होगा, ये है मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म। माओ त्से तुंग ने किस देश में छापामार युद्ध कर्म को संगठित किया? तो माओ त्से तुंग ये चीन का था भी, चीन में ही इसने छापामार युद्ध कर्म को संगठित किया, और ये विकल्प भी आपका सही होगा। 43 नंबर, मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म लड़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म जो लड़ा जाता है वो शब्दों से लड़ा जाता है, विकल्प सी आपका सही होगा। 44 नंबर, बैक्टीरिया का उपयोग होता है। बैक्टीरिया का उपयोग जो होता है वो जैविक युद्ध कर्म में उपयोग होता है, विकल्प डी आपका सही होगा। 45 नंबर, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनानायक होता है तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति, विकल्प सी आपका सही होगा। भारत को आज़ादी कब प्राप्त हुई? भारत को आज़ादी मिली, दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। जो भारत की आज़ादी का दिन नहीं जानता उसे भारतीय कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। चलिए फिलहाल विकल्प बी आपका सही होगा। परमाणु युग कब से प्रारंभ होता है? परमाणु युग उसी दिन से प्रारंभ होता है जब से प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, और वो तारीख है 16 जुलाई 1945, विकल्प बी आपका सही होगा। अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 है बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 जो है ये भारत की एक प्रकार से ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 5000 लगभग 5500 किलोमीटर है, और 5000 से ऊपर की मारक क्षमता वाली सभी मिसाइलों को ICBM या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या जिसे कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, तो ये जो है अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र की श्रेणी में आता है। तो विकल्प बी फिलहाल इसमें आपका सही होगा। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली, विकल्प डी आपका सही होगा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत पाकिस्तान सीमा रेखा निर्धारित की? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा निर्धारित करने वाले हैं रेड क्लिफ, इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना भी जाता है। और मैकमोहन रेखा जो विकल्प ए में लिखा हुआ है, ये मैकमोहन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किए थे। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर लंबा होगा, इसके पहले अब आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, बाकी अगले पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों।